हाय एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़ा और देखा, समझा। उस समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊँ कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, इस रोल में जाने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस वीडियो है और मैं बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में बताने वाला हूँ। कोई कन्वेंशनल वे नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो अगर मेक श्योर कि आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को पूरा एक साथ में वन गो में देखिएगा, वरना बाद में इसे वॉच लेटर करके आप देख लेना। बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में बात करने वाला हूँ मैं आज, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होने वाला है। लेकिन आपको एक साथ में प्रॉमिस भी करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए इम्प्लीमेंट करना होगा। 6 मंथ्स के लिए अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखो और फिर इसे इम्प्लीमेंट करो। देखो, मैं आपके सामने बैठा नहीं हूँ, ना ही आप मेरे सामने बैठ के मुझसे प्रॉमिस कर रही है। आप अपने आप से झूठ बोलेंगे, आप अपने एक साथ ऑनेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसलिए क्योंकि मैं पेन टैब पे पहली बार सेकेंड टाइम ये यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। ओवर द पीरियड शायद ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बस ये देखना कि मेरी जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड आप पढ़ पा रहे हो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एटीट्यूड के लिए। ये थोड़ा सा मैंने बोला कि अनकन्वेंशनल है, तो आप समझना, उस हिसाब से मैं बात करूँगा। लेकिन जो भी मैं वर्ड यूज़ करने वाला हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ यूज़ कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड या आप पर्सनालिटी बोल रहे हो, ठीक है, या आप पर्सनालिटी बोल रहे हो। क्यों बात कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना। आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, या डेटा एनालिस्ट की जर्नी में हो, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में है कहीं, ठीक है। और अगर आप इस एज में है ना, तो आप मुझसे बहुत छोटे हैं, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी। तो क्या होता है ना, एटीट्यूड पर्सनालिटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जिस तरीके से सामने आप बिहेव करते हो, उससे आपकी पर्सनालिटी समझ में आती है, आपका एटीट्यूड समझ में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, द वे यू इंटरेक्ट विद द पीपल। ये फैक्ट है, ठीक है। और ये पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपका डेटा एनालिसिस स्किल में काम आने वाला है। जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पॉइंट को आप कंसिडर करना। मान लो कि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है। अगर हो सकता है आप लोगों में से कई को इंटरव्यू कॉल्स आ रहे होंगे और अपीयर हो रहे होंगे। आप चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है ना, आप सबसे पहले तो वेल ग्रूम्ड होके जाना, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप फुल स्लीव्स की शर्ट पहनना, ठीक है। वाइट हो या कोई लाइट कलर हो तो बेटर है। अगर आप टाई लगा सकते हो तो वो भी लगाना। हाँ, क्लीन शेव्ड जो रखते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड रखते हैं, तो वो प्रॉपर एक शेपिंग करके जाना। मेरी तरह जो वीडियो में देख रहे होंगे ना, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना, तो वो इंटरव्यूअर को ये होना चाहिए कि आप कितने सीरियस हो। देखो, ये हर जगह का ना एक ड्रेस कोड होता है ना। आप घर में कुछ और पहनते हो, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो कोई और पहनते हो, कहीं कोई फंक्शन में जा रहे हो एथिकल ड्रेस पहनते हो। तो क्यों पहनते हो? क्योंकि आप ये दिखाते हो कि आप उस ओकेज़न को कितना सीरियसली ले रहे हो, कितने मन से आप कर रहे हो, है ना। यही बताता है ना, आप इसे समझना, इसके पीछे लॉजिक। इसीलिए इंटरव्यूअर भी ये देखना चाहते हैं आप कितने सीरियस हो। कई लोग हैं ना, मैं देखा जब ऑफलाइन भी आते हैं तो कैजुअल पहनते हैं, फॉर्मल शूज़ भी नहीं पहनते हैं, टाई भी नहीं लगाते, ऊपर की एक बटन खुली होती है उनकी, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना। और आप जो बात करते हो ना, वर्ड सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या वर्ड यूज़ करते हो और कैसे प्रेजेंट करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो, आप जो भी कमेंट करते हो ना मेरे वीडियो में, तो बहुत ही मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। आप जो लिख रहे हो ना, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, आपके लिखने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि मैं आपके सामने तो बैठा हूँ नहीं। तो मुझे आपके लिखने के तरीके से समझ में आ रहा है, या समझता हूँ कि आप कितने सीरियस हैं या किस तरह के इंसान हो सकते हैं। जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं ना, तो मैं कमेंट का एनालिसिस करता हूँ। देखो, आप सब अच्छे कमेंट करते हो, सब अच्छे इंटेंशन के साथ भी करते हो, मुझे पता है। लेकिन किसी का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होता है ना। वो कैजुअल वे में लिखते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा फॉर्मल बनिए, क्योंकि ये काम आने वाला है। जब आप एक बार एनालिस्ट के रोल में चले जाते हो तो ये कॉर्पोरेट जो कल्चर है ना, उसमें बहुत काम आने वाला है।
स्किल्स तो हम सीखते रहते हैं, सब सीखते हैं, आप सीख रहे हो, मैं सीख रहा हूँ, तो क्या आपको सेट अपार्ट कर रहे हैं दूसरों से? यही चीज़ें हैं कि आप अपने आप को कितने वेल ग्रूम्ड करते हो और कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आई होप कि मैं ये चीज़ को लेकर क्लियर हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब दो चीज़ें हैं, आप लोगों के मन में दो सवाल चलते रहते हैं, दो वर्ड पे बहुत फोकस करते हो। सर मैं अभी मोटिवेटेड हूँ, वीडियो देख लिया हमने, एक बहुत मोटिवेटेड। सर मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गया। ठीक है, सॉरी, मोटिवेटेड हो गया या हो गई, मेरी राइटिंग पे प्लीज़ इग्नोर करना। देखो ये डीमोटिवेटेड वर्ड है ना, ये बिल्कुल सही वर्ड है, जेन्युइन वर्ड है। ये ह्यूमन बीइंग है ना, हम सब डीमोटिवेट होते हैं, मैं भी होता हूँ, आप सब होते हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं होता है। लेकिन आप 6 महीने के लिए डी वर्ड इससे हटा दो। कितने दिन के लिए? 6 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है आपके लिए, बहुत एक्सपेंसिव है, आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये वर्ड आप मार्क करो, आप डीमोटिवेटेड वर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको हमेशा मोटिवेटेड ही रहना है। कैसे रहना है? ये आपको कोई तरीका ढूंढना है, चाहे वीडियो से, चाहे आप मेडिटेशन करो, या घर परिवार में अपने माँ बाप के साथ बैठो, या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो। ये डीमोटिवेटेड अगर आप हो गए तो आने वाले अभी जो 1-2 साल का पीरियड चल रहा है डेटा एनालिसिस का, तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वर्ड को डिक्शनरी से आप हटा दो, 6 महीने के लिए भूल जाओ कि ऐसा वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, और आप मन से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि हम सब क्या करते हैं ना, प्रिपरेशन का जो हमारा तरीका है प्रिपरेशन का, वो हम लोग गलत तरीके से लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिया, हमारा काम हो गया, हमने बहुत पढ़ाई कर ली। ये कम्प्लीटली गलत है। पहला चीज़ क्या करना है आपको, कोई एक टीचर ढूंढो, कोई एक टीचर आप ढूंढो यूट्यूब पे या जहाँ भी आपको लग रहा है, और उसके साथ ना आप ट्रस्ट बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। चाहे आप मेरे साथ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी बात समझ में आती है, तो मेरे साथ ट्रस्ट बिल्ड करिए, या आप कोई और टीचर आपको पसंद है यूट्यूब पे, तो उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करिए, और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करिए। ये चीज़ भी आपको देखना है। आप क्या करते हो ना, एक वीडियो यहाँ से देख लिया, दूसरा वीडियो कहीं और से देख लिया, 3 वीडियो और कहीं देख लिया, आप डाइवर्टेड हो जाते हो। क्या होते हो? आप डाइवर्टेड हो जाते हो। आप सही ट्रैक पे चलते हुए भी आप अपना टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट कर देते हो। आप सबने लूडो खेला है ना, वो क्या होता है, 1 2 3 3 3 3 ऐसे ऐसे जाते जाते जाते, और 99 और 100 आपने कहीं फॉलो किया, 99 तक तो बहुत अच्छे गए, 99 पे कुछ ऐसा वीडियो देख लिया आपने कि डेटा एनालिस्ट का जॉब खतरे में, बस आपका सारा फोकस बिगड़ गया, और यहाँ पे आपको सांप काट लिया, फिर से आप 0 पे आ गए। ये गलती नहीं करना है आप सबको। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 6 महीने के लिए कोई एक टीचर के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए और उनको फॉलो कीजिए जो कहते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये चीज़ आप रखना। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या करना है मैं एक चीज़ बताता हूँ। थर्ड चीज़ आपको करना है कि आपको पढ़ना कैसे है। मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा, लेट्स से एक्सेल का, मान लीजिए आपने एक एक्सेल का वीडियो देखा, और कुछ आपने आज सपोज़ की टेक्स्ट फंक्शन सीखा, आपने टेक्स्ट फंक्शन सीखा और डेट फंक्शन भी सीख लिया। ठीक है, गुड। आपको लगा कि आपको आ गया, आपने जो वीडियो में देखा स्टेप्स आपने देख लिया, थोड़ा बहुत आपने 1-2 बार प्रैक्टिस किया, छोड़ दिया। आप और दूसरों में क्या डिफरेंस है पता है? आपने ये एक देख के छोड़ दिया, दूसरों लोगों ने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया। यहीं पे आपके और उनके बीच में डिफरेंस आ गया। मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमने एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे मैं, आप और मैं सब, हम लोगों ने ये पढ़ा ना इक्वेशन बचपन में 10th में, क्या होता है, a+b और a-b, है ना, यही होता है। अगर सबने पढ़ा है, हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि 225 माइनस 196 कितना होता है, तो आप सब यहाँ पे क्या करने लग जाओगे, कन्वेंशनल में 225 196 माइनस ऐसे करके। बहुत कम लोग ये करेंगे कि अच्छा 225 को उनको दिखेगा ना कि ये 15 का स्क्वायर है क्या, और ये 14 का स्क्वायर है क्या, तो ये 15 माइनस 14 ये तो 1 ही हो गया, और ये 15 प्लस 14
है ना। तो ये 29, ये आंसर हो गया। देखो, यही आप में और दूसरों में डिफरेंस क्रिएट करता है। आप चीज़ें सीखते हो, आप भी ये जान रहे थे, सामने वाला भी जान रहा था, लेकिन आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस उस मोमेंट में आपको याद नहीं दिलाया कि इस चीज़ को आप ऐसे लिख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरे को वो चीज़ आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको इस चीज़ को इतना प्रैक्टिस करना है कि आप हर एक सिनेरियो को कवर कर लो। देखो, मैं तो एक लिमिटेड ही करा पाऊँगा ना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर कराना है। तो मैं एक आपको फ्रेम दूंगा कि इस फ्रेम में आपको चलना है ना। और फिर तो चलाना आप ही को है, बार बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को किसको अप्लाई करना है, आप ही को अप्लाई करना है, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसमें एक यहाँ पे, कि मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, शूज़ वाला जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। शूज़ नंबर है जो कि 5 5 5 6 7 और ऐसे 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 मिलियन रोज़ है, 10। आप एज एन एनालिस्ट आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बिका है, कौन सा नंबर का शूज़ बिका है। आप सब ने पढ़ा है, लेकिन आप सबको याद नहीं आएगा। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप फटाक से मोड नहीं निकाल पाओगे। आपके दिमाग में आना चाहिए मोड। अच्छा, मोड क्या होता है? जो मोस्ट अकरिंग नंबर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोड सबसे अकरिंग नंबर कौन सा है, मान लीजिए 5, तो ये 5 आपका। आप फटाक से बोलोगे सर 5 नंबर का शूज़ सबसे ज़्यादा बिका है। अच्छा, आप थोड़ी बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन सकते हो। यहाँ पे दुर्गा पूजा चल रहा है बंगाल में, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक आ रहा होगा, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, डीमोटिवेशन को हटाना है, डी वर्ड को, और थर्ड में ये कैसे पढ़ाई करना है, ये चीज़ें हैं। अभी आप देखो कि सर क्या है कि एनालिस्ट जॉब के लिए आप लोग बहुत परेशान हो कि यार है नहीं है मार्केट में। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि एनालिस्ट का जॉब है और रहेगा ही, क्योंकि जितने कंपनीज डेटा जनरेट कर रहे हैं ना, उनके लिए डेटा एनालिस्ट सफिशिएंट नहीं है। हाँ, आप एक चीज़ देखोगे कि जब जॉब निकलता है तो उसमें मिनिमम 1 to 2 एक्सपीरियंस रहता है ना। तो आप बोलोगे सर इसके लिए मैं कैसे, तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, कैसे करूँगा? ठीक है, मैं बताता हूँ ना कैसे एलिजिबल होना है आपको। पहले तो आप ये सोच लो कि डेटा एनालिस्ट का रोल है और रहेगा, बहुत टाइम रहने वाला है आगे, बस थोड़ा तरीका बदल जाएगा। वे ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है मार्केट में, ठीक है, और इसी वे ऑफ सिलेक्शन में आपको आना है। तो अभी क्या करना है? सबसे पहले जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, मैं आप सबसे बोलूँगा, आप आज ही जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, जाओ और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करो। क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल, जो भी है मार्केट में, फाइवर है, फ्रीलांसिंग है या अपवर्क है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप जाओ, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अकाउंट क्रिएट करो ठीक है। आपने अकाउंट क्रिएट किया और अपना पोर्टफोलियो बनाया, और लोगों से काम मांगना स्टार्ट किया। ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी जो है ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा। क्या सिखाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा आपको कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सब अपने आप को अज्यूम करो कि आप सब एक डेटा एनालिस्ट ऑलरेडी हैं ये बार बार हर रोज़ आपको बोलना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर ले कि आप एनालिस्ट हैं ऑलरेडी, बस आप काम ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई काम दे। तो ये जो अकाउंट क्रिएट करके पोर्टफोलियो बनाओगे ना, ये जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, है ना। पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको कंसेप्ट सीखना होगा। कैसा कंसेप्ट? ऐसा कंसेप्ट कि आप काम कर पाओ, तो आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करोगे। फिर एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप ये ऐसा पोर्टफोलियो बनाओगे जो आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है, या रिज्यूमे के लिए भी काम आएगा। और साथ में अगर कोई काम मिल जाता है आपको फ्रीलांसिंग में, तो आप काम भी करोगे। आप पैसे के लिए मत जाओ, आप बस बोलोगे भाई मुझे फ्री में भी कोई काम दे दो, तो भी करोगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो फ्रीलांसिंग करवाते हैं ना, वो क्या कराते हैं? ऑन जॉब असिस्टेंट लेते हैं वो लोग। मान लो कि मैं एक जॉब करता हूँ यूएस में या कहीं और भी, तो मेरे पास ना बहुत सारे जॉब हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट आया और मैं क्या करूँगा, फ्रीलांसिंग में कुछ पैसे देकर आपसे करवा लूँगा और उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा अपने ऑफिस में। तो क्या हुआ, जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उसमें से कुछ पैसे आपको दे के मैं आपसे काम करवा लिया, बाकी मैं दूसरे काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊँगा, है ना। इस तरह के काम मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको रियल डेटा मिलेगा। वो लोग जो काम करते हैं ना, वो रियल डेटा मिलेगा आपको और रियल एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो ये जिनको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो आप सब फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई करिए। क्या करिए आप सब? फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई करिए। वहाँ से अगर कुछ मिल जाता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आप लोगों के लिए कि रियल डेटा सेट पे काम कर पाएंगे। पैरेलली आप लिंक्डइन या कहीं अपने सीनियर रिसोर्सेज से आप बात करते रहिए कि सर मुझे इंटर्नशिप दिलाओ। पैसे पे मत जाना है, पैसे पे नहीं जाना है आपको। अभी आपको पहले देखना है कि काम मिल जाए। काम मिलेगा तो डेफिनेटली आप अपना रेज्यूमे बिल्ड करोगे, और जैसे आपका रेज्यूमे बिल्ड होगा तो आप सही तरीके से इंटरव्यू दे पाओगे, है ना, और फिर क्रैक होगा तो फिर रियल वर्ल्ड में काम करें। ये सब प्रोसेस में आपको 6 महीने लगेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 6 मंथ्स का प्लान लेके आप चलो। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया। अब आते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, कैसे पढ़ाई कैसे करना है, क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे सीखना है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल से। ठीक है, आपको क्या करना है? एक्सेल में मास्टर करना है। इसके लिए 1 मंथ आप दे दो। ठीक है, इसके लिए आप 1 मंथ कंसिडर करके चलो। क्या क्या सीखना है? टेक्स्ट फंक्शन सीखना है। मैं ब्रॉड में बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर बहुत कुछ है, उसके लिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। टेक्स्ट फंक्शंस करना है आपको, डेट फंक्शन सीखना है। ठीक है, फिर लॉजिकल फंक्शन सीखना है, लॉजिकल फंक्शन सीखना है। मैं करवा रहा हूँ सारा और करवाऊँगा धीरे धीरे, आप बस फॉलो करते रहो, उसे देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो। ठीक है, फिर पीवट टेबल, पीवट टेबल सीखेंगे। ठीक है, इसी में आ जाएगा कंडीशनल एंड ऑल। ठीक है, आप टेंशन मत लो, इसमें बहुत डिटेल में करने वाले हैं, आप ये लेकर चलो। ठीक है, इसमें और भी कवर्स होंगे, और यहाँ पे कुछ लुकअप फंक्शंस, लुकअप फंक्शंस ये सारे करवाऊंगा मैं। ये 1 महीना में आपको पूरा मास्टर कर लेना है। मास्टर मेरा ये नहीं मतलब है कि पूरा एक्सेल सीखना है, नो, पूरा एक्सेल नहीं सीखना, और कोई सीख भी नहीं सकता है। जैसे कि आप मैक्रो के बारे में सुनते होंगे, नहीं करना है मुझे, VBA नहीं करना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि AI टूल से कैसे हम इसे कर सकते हैं काम, और BI क्यों बना है, यही सब तो काम के लिए बना है जो मैक्रो और VBA करता था। तो आपको ये सब में ट्रैप में नहीं जाना है कि मैक्रो VBA वगैरह वगैरह, ये सब नहीं करना। आप ये जो मैं लिख रहा हूँ और जो करवा रहा हूँ मैं वीडियो में कराऊंगा, पार्ट 4, 5, 6 पार्ट आएंगे, वो आपको पूरा मास्टर करने का मतलब है कि आप उस कंसेप्ट को 3, 4, 5 बार 10 बार अप्लाई करो, और 1 महीने का पूरा टाइम लेके उसे सीखो। कि आपसे अगर मैं पूछूं तो आप मुझे एक मोमेंट में बता पाओ कि मैं अगर कोई लॉजिक दे रहा हूं तो उस पर कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, अभी ये तो एक्सेल हो गया। अभी हम आएंगे, हमारे पास क्या बचा? 1 महीना आप दे दो एक्सेल में, वो सफिशिएंट रहेगा आप सबके लिए। बट पावर BI के लिए, पावर BI के लिए मैं बोलूँगा मिनिमम 3 मंथ्स। आपको कोई 3 घंटे में सिखा रहे होंगे, मुझे नहीं पता कैसे सिखाते हैं। 3 आवर्स के वर्कशॉप वेबिनार में वो मास्टर ही कर देते हैं, पता नहीं मास्टर 3 घंटे में कैसे बनता है, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो। बट मुझे लगता है कि आप 3 बल्कि 4 महीने ले लो, 3 से 4 महीने आप पावर BI पे एकदम पेशेंस के साथ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। कैसे सीखना है इसे आप 3 पार्ट में तोड़ो, 3 पार्ट में, पार्ट वाइज जाना है आपको, ऐसे नहीं जाना। पहले आपको सीखना है पावर क्वेरी, कैसे जाना है? पावर क्वेरी। दूसरा पावर BI डेस्कटॉप, क्या करना है? पावर BI डेस्कटॉप। तीसरा क्या करना है? पावर BI सर्विस। 3 पार्ट में देखो, पावर BI में क्या, क्लीनिंग और डेटा कनेक्शन, ये हम सीख चुके हैं, और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये डिटेल्स में सीखना है, इसको जितना टाइम दे सकते हो देना। पावर BI डेस्कटॉप में क्या सीखेंगे हम? सर सबसे हार्ड सीखेंगे डेटा मॉडलिंग। एक पार्ट में करा चुका हूँ और भी आगे आके लेने वाला हूँ। डेटा मॉडलिंग और रिलेशनशिप सीखने वाले हैं, और साथ में डेक्स सीखने वाले हैं। ये चीज़ तो मतलब समझो आपको इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना। पावर BI सर्विसेज क्या है? ये शेयरिंग के लिए है, RLS वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पावर एप्स वगैरह ये सब क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, ये सबसे लास्ट पार्ट। तो ये 4 महीने का प्लान है आपका। कैसे कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, मेरा वीडियोस आता रहेगा, आपको फॉलो करते रहना है आपको। इसके अंदर सारा ब्रेक डाउन करके मैं वीडियो पार्ट वाइज लेके आ रहा हूँ, आपको ये करना है। ये हो गया। अभी जो ये 4 महीने हो गए, और 1 महीने क्या हो गए आपको ये सीखने में, एक्सेल सीखने में। अभी क्या करना है आपको, 1 मिनट में बताऊँ। अब आना है आपको 1 से 1.5 महीने का जो टाइम मिला, उसमें क्या क्या करना है। उसमें सीखना है SQL का वेटेज क्यों मैं ऐसे दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर कब दे रहे हो। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले जा रहे हो डेटा एनालिस्ट के लिए। क्या जा रहे हो आप? डेटा एनालिस्ट। इसके बाद आप अप्रोच करोगे डेटा इंजीनियर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे डेटा साइंटिस्ट के लिए।
डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो डेटा एनालिस्ट के लिए ना जो दो चीज़ें हैं वो तो मैंने बताया कि एक्सेल और पावर बीआई और एसक्यूएल भी ज़रूरत है। तो एक महीना आपको एसक्यूएल में क्या क्या पढ़ना है, आपको सेलेक्ट और जो भी स्टेटमेंट है वो सीखना है, बेसिकली डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, और सीखना है जॉइंस, ठीक है, और सीखना है सब क्वेरीज, एक होता है विंडोज़ फंक्शन और एक होता है आपका सीटीज, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू लेवल पे करना है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए। ये सिर्फ आपको इंटरव्यू क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, क्योंकि जब ऑन जॉब रोल करोगे ना तो डेटा इंजीनियरिंग वाला पार्ट आप सीखने लग जाओगे, बड़ा बड़ा क्वेरी चलाओगे तो सीख जाओगे। जब तक आप रियल वर्ल्ड में नहीं काम करोगे ना तो ये जो एसक्यूएल पार्ट है वो आप इंटरव्यू लेवल का ही सीख पाओगे, ठीक है, ये फैक्ट है। तो उसको आपको बढ़िया से करना है। जैसे ही आप डेटा एनालिस्ट बन जाते हो ना तो वो आपको फिर डेटा इंजीनियरिंग का काम देखते देखते अपनी कॉलीग के साथ, इसीलिए मैंने एटीट्यूड की बात कर रहा था कि आपका राइट एटीट्यूड और पर्सनालिटी होना चाहिए कि यहाँ पे भी काम आना है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट बन के तो नहीं रहने वाले हो ना, उसके लिए आप जाओगे इंजीनियरिंग में और फिर डेटा साइंस में, तो आपका राइट एटीट्यूड अप्रोच रहेगा, सही बात करने का तरीका होगा, तो अपने कॉलीग के साथ डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट सीख के धीरे धीरे आप डेटा साइंस की तरफ भी मूव करने वाले हो, ठीक है। देखो आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना तो क्या होता है मैं बताता हूँ। आप ये मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। इंटरव्यू में जब बैठोगे डेटा एनालिस्ट में, मैं ये चीज़ डिलीट करता हूँ, ठीक है। डेटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार मैं डेटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो दो पार्ट में बेसिकली आपका इवैल्यूएशन होता है, इंटरव्यू होता है। पहला 70% क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है आपका पावर बीआई से, और कहीं कहीं एक्सेल से भी पूछते हैं। 30% क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं एसक्यूएल का जॉइंस और क्वेरीज। ये जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली कोड अगर कोई लिखा डेटा इंजीनियर के साथ तो आप काम करते हो, तो आप क्या वो कोड पढ़ के आप समझ पा रहे हो कि उसका कोड का मतलब क्या है, या फिर जब एसक्यूएल डेटाबेस से आप कनेक्ट करते हो पावर बीआई में तो आप क्या कोड लिख के, थोड़ा बहुत लिख के, बेसिक सा कोड लिख के आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए वो पूछना चाह रहे हैं और कोई नहीं। उनको थोड़ा डेटा इंजीनियर का काम थोड़ी ना कराना, आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम थोड़ी ना कराना आपसे। बस वो चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो, आपका कितना सीरियसनेस है डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए, वो ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पावर बीआई और एक्सेल और सीक्वल ये कैसे होता है। ऐसे आपको डेटा एनालिस्ट का ही टारगेट करना है, इसके बाद ही हम इंजीनियरिंग और डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट के रोल पे। अब छोटी सी बात करते हैं कि एक्चुअली काम कैसे होता है। आपको एक सरप्राइज़ आप होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, आपसे इंटरव्यू में तो बहुत कुछ पूछा जाता है कि ये भी आना चाहिए, वो आप देखोगे ना, जेडी देखोगे तो आपसे बोलेगा कि नहीं, कभी कभी तो आप ये भी देखोगे कि पावर बीआई प्लस टैबलू प्लस कुछ भी क्विकलिन कुछ भी लिख देते हैं, और कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता है। एसक्यूएल, वेयर हाउस, मतलब ये सारा क्या एनालिस्ट से ही करवाने वाले हैं क्या, और उनके यहाँ कोई नहीं है? ये डेटा इंजीनियर कहाँ चले गए, साइंटिस्ट कहाँ चले गए, ये सब कहाँ चले गए? ये सब बस वो लिख देते हैं, हवा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये फैक्ट है, आपको थोड़ा ये रेज्यूमे में लिखना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट रहना चाहिए। वेयर हाउस के OLTP क्या होता है, ये सब तो OLAP क्या होता है, ये सब आपको एटलीस्ट बेसिक तो नॉलेज रहना चाहिए कि आप बात करें, डेफिनेशन बता पाएँ, ये फैक्ट है। लेकिन आपको एनालिस्ट के लिए पावर बीआई, एक्सेल और सीक्वल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में स्ट्रांग, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, जॉब लेने के लिए। तो अब देखो क्या होता है, जब ऑन जॉब जाओगे ना तो आपको बड़ी हंसी आएगी यार, ये आप मन ही मन उनको कोस रहे होगे कि क्या कर रहा है। ये जो पावर बीआई रोल भी करते हैं ना तो वो सब कुछ नहीं करता है, पता है ना। कुछ लोग सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करते हैं, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप पे। बड़े बड़े कंपनी में जाओगे ना तो स्पेशलिस्ट होते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ सर्विसेज देखते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और हम सब सीखते हैं सब साथ में, है ना। पूछेंगे आपसे ऐसा कि दोनों ही आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आपके लिए बेहतर है, तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आना ही चाहिए। लेकिन ऐसा जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी टीम होती है, 15-20 लोगों की टीम होती है ना, उसमें एक को असाइन कर दिया जाए कि भाई आप डेटा क्लीनिंग करो, ठीक है, आप डेटा, एक बोलेगा डेटा पाइपलाइन बनाओ, पाइपलाइन का एक्सपर्ट होगा,
ठीक है, डेटा पाइपलाइन का एक्सपर्ट होगा, एक तो डेक्स का, तो ऑब्वियसली ये तो कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। कोई सर्विसेज का एक्सपर्ट होगा, सर्विसेज मैनेज कर रहा होगा कि शेयरिंग कैसे करना है, आरएलएस कैसे लगाना है, ऐप को कैसे मैनेज करना है, वर्क स्पेस को कैसे मैनेज करना है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें, आप अभी बस सीखने पर ध्यान देना है, आपको सब कुछ आना चाहिए फ्रेशर्स के तौर पर। और काम आप करने वाले हो डिपेंड करता है किस कंपनी में जा रहे हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा ऐसी कंपनी मिले आपको कि सारा काम आपसे ही करवाए। बिल्कुल, ये अगर आपको मौका मिल जाता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाता है तो आप बहुत लकी हो, ठीक है ना, कि अगर सारा काम आपसे ही करवाए। लेकिन अगर बड़ी कंपनी में जाते हो तो ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करना है आपको कि कोर सेक्टर में भी आपको अप्लाई करना है और आईटी में भी करना है, ठीक है। चलिए, इतना सब कुछ हमने कर लिया, सब तैयारी कर ली। अब बारी आती है हमारा नेक्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट। ये सब सारा सीख लिया। प्रोजेक्ट से हमारा क्या है, एक तो मैं बताया आपको फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से अगर मिल जाता है जिसको, मतलब समझ लो आप लकी हो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा काम ढूंढने के लिए। दूसरा है कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे ट्राई करो, पूछो लोगों से, और कोई सोर्सेज है तो अगर फ्री में भी मिलता है आपको इंटर्नशिप तो भी आप करो, ठीक है। डोंट लुक फॉर मनी, पैसे के लिए मत जाओ, ठीक है। ये हो गया। जब आपने 2 से 3 प्रोजेक्ट अच्छा कर लिया ना, एकदम एंड, स्टार्ट टू एंड, उसके बाद आती है आपको रेज्यूमे। क्या आता है, रेज्यूमे। अब आता है आपने जो भी अभी तक करा है इसको बढ़िया से सजा के रेज्यूमे आप बनाओ। ये आप टेंशन मत लेना कि 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का। आप अगर एक्सपीरियंस हो बेसिस आपने 2-3-4 प्रोजेक्ट करने, 2 पेज भी रख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 ही पेज का होना चाहिए, नो, 2 पेज का भी होगा चलेगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल और ATS फ्रेंडली होना चाहिए। ATS क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये ATS फ्रेंडली होना चाहिए। एटलीस्ट इसका जो स्कोर होना चाहिए 90 एबव होना चाहिए, ग्रेटर देन 90। वो मैं बताऊंगा, एक टाइम आएगा जब सारा प्रिपरेशन कराऊंगा तो ये फिर बताऊंगा कि आपने रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप बताओ, ये सब 6 महीने में आप कर लोगे तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी यार। मैं और आप ही तो जॉब के लिए बैठे हैं, कौन आएगा, कोई एलियन थोड़ी ना आ रहा है करने के लिए। आपका बस यहाँ पे डीमोटिवेशन, डी वाला पार्ट गायब होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आना चाहिए। कंसिस्टेंसी वर्ड जो है ना, ये आना चाहिए। आप 6 महीना 6 मंथ्स में बार बार बोल रहा हूँ, आंख बंद करके ये प्रोसेस फॉलो करो। आप जॉब लेके मुझे इस वीडियो के अंदर आके कमेंट कर रहे होंगे कि सर ये आपने जो बताया था ये काम किया। लेकिन आप बीच में अगर छोड़ते हो तो फिर से आपको वो 99 वाला खेल यहाँ पे सांप काटेगा आपको, और फिर आप 0 पे आ जाएंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप वीडियो सर्च करने लग जाएंगे यूट्यूब पे, और फिर से आप यही प्रोसेस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 6 महीना रिग्रेसली मेहनत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। भीड़ है, कंपटीशन है, लेकिन मैं और आप ही जॉब लेने वाले हैं। आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो और कैसे अपने अंदर एक्स फैक्टर लेके आते हो। साथ में मैं डोमेन नॉलेज के बारे में बार बार बात करता हूँ, इसका भी स्किल आपको लेके आना है, ठीक है। तो आई होप कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया और आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाया। आप इसको फॉलो करो, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आपको नहीं समझ में आया, कुछ और स्पेसिफिक जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे मैंने @TheBIMan जो मेरा टेलीग्राम है, ये 1 मिनट, टेलीग्राम पे मैं क्यों बोलता हूँ ना, टेलीग्राम पे इसलिए बोलता हूँ कि वहाँ पे मैं आपको छोटा टेलीग्राम पे आपको ना मैं अपडेट करता रहूँगा मैसेज में। कुछ नया मुझे दिखा पावर BI में, इंटरव्यू क्वेश्चन दिख गया या कुछ एक्सप्लेनेशन करने का मन हुआ तो मैं बताऊंगा। आप छोटा विडियो लेकर तो नहीं आऊँगा ना, 1-2 इंटरव्यू का क्वेश्चन या कुछ ऐसा। तो ये आप इससे मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप अपडेटेड भी रहेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। इन केस मुझे कहीं जॉब का वैकेंसीज का पता चला तो वो भी पोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन या मेरे चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें
ही एक बार एक्यूमुलेट की बड़ी चीज़ें बनती हैं। ये याद रखना है लाइफ में। आप मोटिवेटेड रहिए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए। जॉब है आपके लिए रखा हुआ है, बस आप सही तरीके से उसे अप्रोच करिए, जॉब आपके हाथ में होगा। तो आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।